हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है पहला दिन सेकेंड मंथ का और आज सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज एक ऐतिहासिक दिन है पूरे भारत के लोगों के लिए। बहुत से भारत के लोग जो हैं वो आज के दिन का इंतज़ार करते हैं कि आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए आप ही मुझे बताइए कि आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और मैक्सिमम लोग जो है वो आज के दिन का इंतज़ार पूरे साल भर करते हैं कि आज का दिन क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है उनके अगले एक साल के लिए। ठीक है, तो सबका इंतज़ार आज के न्यूज़ पे ज़्यादातर रहेगा। क्यों रहेगा ज़रूर मुझे बताइए। आज का पहला न्यूज़ है, आइए स्टार्ट करते हैं। सतनाम सिंह ये आपको देखने को मिलेंगे। सतनाम सिंह जो है वो बेसिकली आज के डेट में नॉमिनेट हुए हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किस लिए? राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। देखिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए, राज्यसभा में मैंने पूछा भी है। पहला क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में टोटल सीट कितनी होती है, राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राज्यसभा में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में अभी रिसेंट में कितने राज्यों में कितने सीटों के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं वो मुझे बताइएगा। चौथा न्यूज़, ये इलेक्शन किस दिन होगा ये मुझे बताइएगा। ठीक है, ये सारे मैंने न्यूज़ आपको करा रखे हैं। और हर साल कितने मेंबर जो होते हैं वो आपके रिटायर होते हैं राज्यसभा से वो मुझे बताइएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के हैं। आई होप अगर आप रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और पॉलिटी का क्लास बहुत अच्छे से कवर किया होगा आप लोगों ने, तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपका यहीं से निकल के आ गया। तो ये बेसिकली फाउंडर है, चांसलर है किसके? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। और इसी के लिए इनको जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जो कि जगदीप धनखड़, इनके द्वारा इनको वेलकम किया गया है, इनके नॉमिनेशन को, सतनाम सिंह संधू को। इन्होंने 2001 में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जो लैंड्रान में है और मोहाली में, उसकी नींव इन्होंने रखी थी। और फिर वो आगे जा कर के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2012 में इन्होंने उसमें एक गठन इन्होंने किया था। ये देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। मुझे इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेरे क्लासेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी तरफ से पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के आंसर आप सर्च कीजिए, कहीं से भी आप ढूंढिए, लेकिन उसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं रोज़ डेली बेसिस में उनके नाम भी अनाउंस करता हूँ। जैसे कल के डेट में जो जिन्होंने बेसिकली आंसर दिया था, अगर मैं उनका नाम बताऊँ तो सिमरन बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने, पूजा ने आंसर दिए हैं। फिर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जीतू ने आंसर दिया है। तो ये लोग जो हैं वो बेसिकली ड्रीम कम 11 जो है वो बेसिकली उन्होंने आंसर किया है। जीतू सिंह ने आंसर किया। ये लोग बेसिकली रेगुलर बेसिस पे आंसर दे रहे हैं। इन लोग जिस तरह से सिंसियर है उसी तरह से मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सिंसियर है। कभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उससे ये पता चलता है ना कि आप कितना सिंसियर है, कितना एक्टिव है एग्जाम को लेकर के, आपको कितनी अच्छी सारी चीज़ें याद है। नहीं याद होगी कोई बात नहीं, सर्च करके आप आंसर कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। ये हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के और इनके द्वारा सोलर पॉलिसी 2024 बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है। क्यों न्यूज़ में बना? अभी 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 चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। 2 तारीख को यानी कल के दिन में इनको समन किया गया है। किसके द्वारा समन किया गया? बुलावा किन्होंने इनको बुलाया है क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए ये छठा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया। किसके द्वारा, किस किस डिपार्टमेंट के तरफ से इनको समन भेजा गया वो मुझे बताइएगा। तो इन्होंने बेसिकली सोलर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है दिल्ली में। ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है? क्योंकि एयर पॉल्यूशन को क्या किया जाए, कंट्रोल करने को लेकर के, रिड्यूस करने को लेकर के ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। क्योंकि आज के डेट में अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ, AQI की बात करूँ, तो दिल्ली में AQI जो है वो 350, 400, 450 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक तरह से हजार्डस कैटेगरी में आता है, यानी जानलेवा कैटेगरी में आता है। जो वायु जो आज के डेट में दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो इतना भयानक आप प्रदूषित वायु आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, जो हमारे शरीर के लिए एकदम हानिकारक है।
तो उसी को कम करने के लिए ये सारे स्टेप जो है वो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। और दिल्ली सोलर पॉलिसी जो है ये बेसिकली 2016 में पहले बनाया गया था, उसी को बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 1500 मेगावाट का सोलर पावर कैपेसिटी जो है उसको यहाँ इंस्टॉल करने की बात कही जा रही है। और इसी को लेकर के जो उद्देश्य है वो बेसिकली वायु प्रदूषण को कम करना है। और ये जो महंगाई है, महंगाई से लड़ना है। महंगाई से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि सोलर पॉलिसी से क्या होगा, एनर्जी उत्पन्न होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और उस एनर्जी से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब अगर बिजली हमारी सोलर एनर्जी से उत्पन्न होने लगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हम उससे जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सब घर में हम उसको डिलीवर कर सकेंगे। तो उससे हमारा बिल भी जो होगा वो आपका जीरो आएगा। तो बिजली बिल को शून्य बनाने को लेकर के भी ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली की मैं बात करूँ, देख सकते हैं 1483 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दिल्ली सल्तनत के द्वारा इसकी कैपिटल जो रखी गई थी 1214 में। कैपिटल पहले मुगल के पास था 1526 से, जो कि पहले इसके द्वारा कैपिटल आगरा कर दिया गया था। पढ़ा होगा अपना हिस्ट्री में, बाद में ये शिफ्ट होकर के दिल्ली आ गया था। एयरपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो उत्तरी एरिया में बेसिकली भारत के उत्तरी एरिया में बेसिकली दिल्ली आता है। बॉर्डर 3 तरफ से हरियाणा से कवर है और एक तरफ से यूपी से टच करता है इसका बॉर्डर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फेमस एरिया आप देख सकते हैं, ये मुगल रेड फोर्ट आप देख सकते हैं। फिर जामा मस्जिद आप यहाँ पे घूमने लायक है। फिर अक्षरधाम मंदिर हो गया, इंडिया गेट हो गया। 25,000 लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जामा मस्जिद के जो चांदनी चौक वाले एरिया है, जो बेसिकली स्वीट्स वगैरह के लिए फेमस है, ठीक है, पुरानी दिल्ली में आता है। अगला न्यूज़ देख सकते हैं, ये बुक यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, एक समंदर मेरे अंदर, जो कि बेसिकली लिखा गया है वो किसके द्वारा, वो संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये बेसिकली इस बुक में इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया है, इस संजीव जोशी रक्षा के दायरे में और उससे परे जीवन पर भावनाओं, अनुभवों और प्रतिबिंबों सहित विविध भाषियों की यहाँ पे खोज करते हैं। ये बुक जो है जब लॉन्च हो रहा था तो कौन कौन लोग मौजूद थे, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो अजीत डोभाल थे, जनरल अनिल चौहान थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट भी यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजय भट्ट हो गया, अजय डोभाल हो गया, यहाँ पे ये सारे लोग, आशुतोष राणा हो गए, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे जब ये बुक आपका लॉन्च हो रहा था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे पड़ोसी राष्ट्र को लेकर के। ये पूर्व क्रिकेटर, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं और उन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ है। इनको बेसिकली इनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत के कौन से अभी राज्य में एक मुख्यमंत्री जो है अभी इस्तीफ़ा दिया है उन्होंने, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी इस्तीफ़ा दिया, कल के डेट में, कल ही का न्यूज़ है, देखते हैं कितना लोग अपडेट रहते हैं, और मुझे बताइएगा उनको जो गिरफ्तारी की गई है वो किस रीज़न से की गई। रीज़न मुझे चाहिए, वो रीज़न मुझे चाहिए कि आप कितना जानते हैं उनके बारे में। नहीं पता थोड़ा सा सर्च कीजिए, लेकिन बताइए मुझे उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, और आज के डेट में उस राज्य में कौन मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में होने वाले हैं, उनका भी नाम मुझे बताइएगा। तो उस राज्य में कौन मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उभरने वाले हैं, यानी अगला सीएम कौन होंगे, वो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान में इमरान खान की बात कही जा रही है। 10 साल की सज़ा इनको सुनाई गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेसिकली क्या है, जो सीक्रेट्स थे, राष्ट्र के जो सीक्रेट्स थे उसको इन्होंने लीक कर दिया था। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके साथ साथ पूर्व विदेशी मंत्री जो थे महमूद कुरैशी को राज्य की गुप्त बातें लीक करने के आरोप में 10 साल की सज़ा यहाँ पे सुनाई गई जेल की। तो ये बेसिकली एलिगेशन जो लगाया गया, ये आरोप जो लगाया गया है, खान ने वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत पर द्वारा इस्लामाबाद में सरकार को भेजे गए गुप्त केबल की सामग्री को सार्वजनिक कर दी थी। यानी इन्होंने बेसिकली जो वाशिंगटन में जो पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उनके द्वारा इस्लामाबाद में एक सरकार को भेजे गए थे गुप्त केबल, जिसके बारे में इन्होंने आउट कर दिया था, पब्लिक कर दिया था, जिसके वजह से इनको 10 साल की सज़ा यहाँ पे सुनाई गई है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो यहाँ का इसका कैपिटल यहाँ पे इस्लामाबाद आप देख सकते हैं। उर्दू यहाँ पे बोला जाता है
आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है और 23 करोड़ की जनसंख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है, ईरान के साथ बॉर्डर टच करता है, इंडिया के साथ बॉर्डर टच करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ एक और मुझे क्वेश्चन बताइएगा कि यहाँ से चाइना एक रोड बना रहा है, एक कॉरिडोर बना रहा है, उस कॉरिडोर का नाम क्या है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन। वो कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, भारत जो कि भारत का हिस्सा, क्योंकि पीओके से होकर के जा रहा है, तो पीओके का हिस्सा तो भारत का भी है, तो वहाँ से चीज़ें आसानी से नहीं। अभी आप देख सकते हैं पार्लियामेंट में अभी होम मिनिस्टर के द्वारा भाषण दिया गया था कि अगला जो हमारा मिशन है वो पीओके को अपना बनाना है, यानी पीओके हमारा ही है, उसको हमें लेना है। तो उसके ऊपर वो सीधा उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, तो उसी के ऊपर वर्क भी अब अगला स्टेप जो है वो अभी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं पुडुचेरी के। क्या नाम है इनका? शरद चौहान। यहाँ पे देख सकते हैं चीफ सेक्रेटरी के रूप में इनको नियुक्त किया गया। मुख्य सचिव यहाँ पे शरद चौहान की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये 1994 के आईएएस ऑफिसर है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी भारत जब आज़ाद हुआ था तो ये भारत का हिस्सा नहीं था, तो किस देश के द्वारा इसको भारत को सौंपा गया है? जो ये भारत का हिस्सा नहीं था, तो इसको भारत को एज ए गिफ्ट दिया गया है। ठीक है, पुडुचेरी याद रखिएगा। पुडुचेरी के 4 एरियाज़ है, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये गिफ्ट के तौर पे भारत को दिया गया है। वो किस वर्ष दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया लार्जर रीसफलिंग के बाद एजीएमयूटी कैडर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टिंग इन्हीं का नहीं हुआ, बहुत सारे जो एडिशनल ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पे पोस्ट किया, जैसे आईपीएस ऑफिसर अजित कुमार सिंगला, आर कलाइवनन, ये सभी शामिल हैं जिनका यहाँ पे पोस्टिंग किया गया है एडिशनल ऑफिसर्स को। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पुडुचेरी 4 पार्ट बेसिकली देख सकते हैं। पुडुचेरी एक तो है ही, एक कराईकाल हो गया, कराईकाल आपको नीचे देखने को मिलेगा, एक माहे देख सकते हैं और एक यनम देख सकते हैं। यनम और माहे ये भी पुडुचेरी का ही हिस्सा है। ये 4 एरिया जो पहले किसके अंडर में था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ उसके आंसर्स भी मैं ही दे दे रहा हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये फ्रांस के अंदर में था, ये फ्रांस के बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल में था 1954 में। ये भी मैंने अभी पूछा। चलिए मैंने ईयर तो बता दिया, मुझे डेट बताइएगा किस डेट को ये सौंपा गया था। चलिए इतना डीप तो नॉलेज आप लोग जिसका हिस्ट्री, जो बेसिकली हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, या पॉलिटी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो लक्ष्मीकांत का है, तो वो बहुत आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली 1954 में फ्रांस के द्वारा सौंपा गया था। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 हिस्सा जो है वो बेसिक पुडुचेरी का ही हिस्सा है। एक और क्वेश्चन मुझे बताइएगा, एक और क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन मुझे बताइएगा। भारत में कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है? ये क्वेश्चन बिहार के बीपीएससी में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भारत में कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सीएम शासन है, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, सीएम का शासन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो मुझे आंसर कीजिएगा। 10 क्वेश्चन हो गए। अगला जो न्यूज़ है वो देख सकते हैं, कल के डेट में इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज जो होगा वो बेसिकली क्या रिलीज़ किया जाएगा 1 घंटे के बाद, बजट। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक भारत की अर्थव्यवस्था एक समीक्षा की रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। और ये बेसिकली जो है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वी अनंता नागेश्वरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे याद रखिएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो भी ले आऊँगा एक, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैं आपको बता दूँ। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जो पिछला जो सत्र रहा है उसमें कहाँ कहाँ पे सरकार वर्क की है, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट रहता है। और बजट जो होता है वो आने वाला जो सत्र है, सेशन है, उसके बारे में बताया जाता है सरकार की तरफ से कि वो इस जगह पे इस क्षेत्र में इतना इतना वर्क करने जा रही है, इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है, और इस तरह से हर क्षेत्र को सपोर्ट करने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वित्त मंत्री जो है उनके द्वारा इंटरिम बजट भी यहाँ पे वो जिसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं 1 फरवरी को, यानी आज के दिन ये आपका
प्रेजेंट किया जाएगा। चलिए मुझे यहाँ से एक और क्वेश्चन बताइए। देखिए हर वर्ड से मैं आपको क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ऑफिशियली तौर पर यानी औपचारिक तौर पर बजट को क्या कहा जाता है, वो मुझे बताइएगा। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि बजट को हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया। समझ में आया क्वेश्चन। बजट का ऑफिशियल नाम क्या है। ये तो बोलचाल वाली भाषा में हम बजट बोलते हैं ना, लेकिन ऑफिशियल या ऑफिशियल पर्पज़ से, औपचारिक पर्पज़ से उसको किस नाम से जाना जाता है, वो मुझे बताइएगा। जो पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो इसका आंसर बहुत अच्छे से आराम से दे सकेंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। कुछ दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बजट के बारे में हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया, उस अनुच्छेद को थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कीजिएगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के अब इंडिया जो है वो आज के डेट में आप देख सकते हैं जो एम किया जा रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कंपनी अगले 3 साल में होने जा रही है, और 7 ट्रिलियन जो है वो अगले 2030 में ये देखने को मिलेगा। भारत अर्थव्यवस्था में कितना नंबर पे आता है, चलिए ये भी मुझे बताइएगा, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अर्थव्यवस्था में भारत का जो स्थान है वो कितना नंबर पे आता है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ था, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली करप्शन इंडेक्स को लेकर के देख सकते हैं। भारत का स्कोर 39 है आउट ऑफ 100, और यहाँ पे अगर मैं रैंक की बात करूँ तो 93 है 180 में, और यहाँ पे एक स्कोर माइनस गया है 2022 के कंपैरिजन में। पहले 40 था, अब 39 है। तो उसी से रिलेटेड है। भ्रष्टाचार सूचकांक की बात करें तो 180 देशों में से 93वें स्थान पे भारत है, और ये भारत का पूरा ओवरऑल स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो जारी किया जाता है वो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। पहले अभी आप देख सकते हैं भारत का जो बेसिकली स्कोर था पहले 85 था 2022 में, आज के डेट में 93 हो गया है। पहले बेसिकली रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, पहले स्कोर की मैं बात करूँ तो अभी 39 है, जबकि पहले क्या था, ये 40 था, ठीक है। और सबसे टॉप पे कौन सा देश है, डेनमार्क आप देख सकते हैं, फिर फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर नॉर्वे। ये सारे टॉप देश आपको देखने को मिलेगा जो कि करप्शन इंडेक्स में, भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष पर हैं ये सारे देश, ठीक है। अगला जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। ये बेसिकली सेन ई सान जो है वो बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया गया लद्दाख में। खेलो इंडिया गेम्स में ये अनावरण किया गया सेन ई सान लोगों का। ये मस्कट का जो बेसिकली शुभंकर माना जाता है, यहाँ पे बेसिकली स्नो लियोपर्ड का प्रतीक बेसिकली है सेन ही से, और ये बेसिकली इंटीग्रल पार्ट है लद्दाख की परंपरा और जैन विविधता का अभिन्न अंग ये देखने को मिलेगा। लोगो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोगो कैप्चर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, पिक्चर्स की बात कही जा रही है, डाइवर्स स्पोर्ट्स की बात कही जा रही है, इंडिया की ट्राई कलर की बात कही जा रही है। ये विविध खेलों को क्या करता है, दर्शाता है। जो केंद्र मंत्री अनुराग सिंह की मैं बात करूं, इन्होंने गेम को इनॉग्रेट किया है, 2 फरवरी को करेंगे, और ये एक तरह से चौथा संस्करण होगा खेलो इंडिया विंटर गेम का जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो सेन ई सी याद रखिएगा। और लोगो यहाँ पे बेसिकली इनके द्वारा लोगो जो है द गेम्स लोगो यहाँ पे कैप्चर किया गया, पिक्चर किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। लद्दाख की मैं बात करूँ, चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन। लद्दाख को बेसिकली अच्छा, इसका आंसर तो यहीं पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा था, इसका आंसर तो यहीं लिखा हुआ है। चलिए कोई नहीं, रहन देते हैं कि इस क्वेश्चन में तो बच गए आप लोग। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर तो मैं ही दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को तो कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ रहा। चलिए कोई नहीं, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लद्दाख बेसिकली, पहले लद्दाख आपको मैं बता दूँ, लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 डिस्ट्रिक्ट है इसका। चलिए मुझे ये 2 डिस्ट्रिक्ट बता दिए कौन, ये भी तो सामने ही दिख रहा है आप लोग को। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन है लद्दाख के, वो मुझे बता दीजिएगा। इसको 31 अक्टूबर 2019 में ये बेसिकली जम्मू कश्मीर से अलग होकर के केंद्र शासित प्रदेश बना है ये। और यहाँ पे ये हमेशा बेसिकली डिस्प्यूट का हिस्सा हमेशा रहता है ये लद्दाख वाला एरिया। कभी पाकिस्तान से 1947 से चलता हुआ आ रहा है, और चाइना से बात करो तो 1959 से ये डिस्प्यूट वाला एरिया हमेशा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये, ध्यान रख सकते हैं। अगला देख सकते हैं, इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोइंग इकोनॉमी, आप देख सकते बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया का इकोनॉमी।
ठीक है, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे 2023 का एस्टिमेट जो देखिएगा 6.7% है, और अगला जो 2024, 25, 26 में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो 6.5% प्रोजेक्ट किया जा रहा है IMF के द्वारा, मॉनेटरी फंड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो देखा गया है GDP का जो वृद्धि जो है वो बढ़ा करके 6.7 यहाँ पे देख सकते हैं जो देखा गया है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज आपको देखने को मिलेगा इंडिया का। और ये बेसिकली पहले जो था वो 6.3 था और वो बढ़ करके 6.7 हो गया है, और अगले साल जो है वो इसका अनुमान लगाया गया है 2025-26 में ये 6.5% देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि मार्केट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। तो GDP की बात कही जा रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कही जा रही है, जो कि बढ़ करके 6.7 हो गया। चलिए मुझे बताइएगा, ठीक है, GDP MNP दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, GDP और MNP है ना, थोड़ा सा देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं GDP और MNP में क्या अंतर है, दोनों मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मॉनेटरी फंड की मैं बात करूं तो ये 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर को। ये बेसिकली कॉपरेशंस को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है ग्रोथ को। ठीक है, हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं वाशिंगटन DC है। 190 देश जो है वो इसके सदस्य हैं। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश है, और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टलिनी जॉर्जिवा है, गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कही जा रही है। जेब्रा डे यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये इंपॉर्टेंट दिवस है, आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जा रही है, यानी विलुप्त होने के कगार पे आ रही है। इसलिए हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर डे पे हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि हम इनको कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, और इनके प्रजाति को हम बचा सकें। ठीक है, उसी को लेकर के देखिए जितना भी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ना कुछ उसका रीज़न होता है। तो ये बेसिकली वही रीज़न है कि इसको कंजर्व करना है ना। इनकी जनसंख्या में गिरावट देखने को मिल रहा है, तो जेब्रा के रहने की स्थिति को बेसिकली सुधारना है, ताकि इनके लिविंग कंडीशंस में बदलाव देखने को मिले, और इनकी पॉपुलेशन को घटने से रोकना है। ठीक है, ये भी बात कही जा रही है, गिरावट को रोकने के लिए रणनीतियाँ बनाने के लिए ये बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 3 तरह की प्रजाति जेब्रा की जो है पूरे विश्व भर में जंगल में पाए जाते हैं। पहला है ग्रेवी जेब्रा, दूसरा है प्लेन्स जेब्रा, और तीसरा है माउंटेन जेब्रा। मैदानी क्षेत्र का जेब्रा, पहाड़ी जेब्रा और ग्रेवी का जेब्रा। और ग्रेवी का जेब्रा जो है वो पूरी तरह से गंभीर रूप से संकटग्रस्त में है, क्रिटिकली इंटेंजर्ड में कैटेगरी में है। तो इसी चीज़ को लेकर के ये बेसिकली टारगेट किया जा रहा है, ताकि हम उनके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें और उनके पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने से रोक सकें। ठीक है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेब्रा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? कौन है ये? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। इनकी उम्र है 65 साल की उम्र में ये राजा बने। ठीक है, राजा बने। कहाँ के बने राजा? तो मलेशिया के राजा बने, ये ध्यान रख सकते हैं। सुल्तान इब्राहिम जोहर स्टेट के, देख सकते हैं आज के डेट में 17वें राजा के रूप में इन्होंने नियुक्त किया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को इन्होंने रिप्लेस किया है, ये ध्यान रख सकते हैं। 5 साल का टेन्योर जो था पहले उनका राजा का रहा है, और अब उनको रिप्लेस करके यहाँ पे बेसिकली ये अब आज की डेट में वहाँ के राजा बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विवेकाधीन शक्तियों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है औपचारिक भूमिका रखते हुए। इनका यूनिक सिस्टम रहा है किंगशिप का। 9 रॉयल फैमिलीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हर 5 साल में एक रॉयल फैमिली जो है वो राजा बनती है। ये रोटेशन चलता रहता है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो मलेशिया की बात कही जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मलेशिया, कंबोडिया यहाँ पे देख सकते हैं, इंडोनेशिया देख सकते हैं, दोनों के बीच में है। इधर थाईलैंड आप देख सकते हैं, कुआलालंपुर इसका कैपिटल है, सिंगापुर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड है। ठीक है, ब्रुनई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बीचेस वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है। कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे मलाई बोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है, और पॉपुलेशन 3.36 करोड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मलेशिया का लोकेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में देख सकते हैं। इंडोनेशिया के ऊपर आप ये देख सकते हैं। ठीक, अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में NCCF की तरफ से ये एक वैन है। इस वैन से बेसिकली दाल यहाँ पे दिया जा रहा है बहुत सस्ते दामों में। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि दाल अभी शुरुआत है, इसके बाद आटा, राइस वगैरह भी यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सब्सिडी वाला है। सब्सिडी वाला भारत पल्स जो है, भारत दाल जो है, वो बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, ताकि दाल को हम बेच सकें सब्सिडी के प्राइस में। 50 वैन जो है वो आज के डेट में भारत दाल जो है वो बेच रही है, जो चना दाल ब्रांड का है, और इसको डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जाता है। इसका काम क्या है, ताकि ज़्यादा मोबाइल आउटलेट्स को हम देखिए यहाँ पे अभी 50 यहाँ पे हुआ है, अब इसको बढ़ा करके 100 करने की बात कही जा रही है, और इसमें और भी आइटम जोड़ने की बात कही जा रही है। आटा, राइस, मूंग दाल हो गया। इसका काम क्या है, कीमतों को स्थिर करना, स्टेबलाइज करना, और खाद्य यानी ब्लड इन्फ्लेशन को अंकुश लगाना, उसमें रोक लगाना, यानी खाने में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने को लेकर के ये बेसिकली सब्सिडी वाला जो भारत ब्रांड है, भारत दाल है, इसको लॉन्च किया गया NCCF की तरफ से, नेशनल कॉपरेशन कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। तमिलनाडु का यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पे मैप है। तमिलनाडु में बेसिकली दक्षिण भारत का हिस्सा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु का जो बेसिकली बॉर्डर है, बॉर्डर यहाँ पे देख सकते होंगे, जो केरल से टच कर रहा है, कर्नाटका से टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश से टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये मदुरई, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल यहाँ फेमस है, गोपुरम टावर यहाँ पे बहुत फेमस है, पम्बन आइलैंड यहाँ पे देख सकते हैं, रामनाथस्वामी मंदिर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, कन्याकुमारी शहर आप देख सकते हैं, सबसे साउदर्न टिप देख सकते हैं। तो ये सारे जगह जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। फोर्ट सेंट जॉर्ज देख सकते हैं 1644 का, चेन्नई कैपिटल है, RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, चेन्नई यहाँ कैपिटल देखने को मिलेगा। ग्लोरियस लिली यहाँ के स्टेट फॉलोवर, और फॉर्मेशन 1956 में हुआ था, 1956। चलिए मुझे एक चीज़ और बताइएगा, 1953 में एक स्टोरी हुई थी यहीं से रिलेटेड। ठीक है, वो मुझे बताइएगा क्या था स्टोरी। वो उसमें एक पर्सन थे जो बेसिकली जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि भारत का विभाजन किस बेसिस पे हो, यानी राज्यों का निर्माण जो हो वो किस बेसिस पे हो। तो सभी लोगों का कहना था, क्योंकि उस समय प्रांत बहुत ज़्यादा थे, हर जगह लोग अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते थे, हर जगह लोग अपने अपनी कम्युनिटी के लोग रहना चाहते थे, तो इसीलिए सबका सजेशन था, जनता का जो सजेशन था कि भाषा के आधार पर भारत का जो राज्य हो उसका निर्माण हो। लेकिन भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो उस तरह से तो बहुत सारे राज्य का निर्माण हो जाता। तो उसी को लेकर के एक पर्सन रिजिड हो गए थे, उनका नाम मुझे बताइएगा। उन्होंने 56 दिन का हंगर स्ट्राइक किया था, 56 दिन। जिन्होंने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत बुक पढ़े होगी तो बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते होंगे। 56 दिन का हंगर स्ट्राइक किया, क्यों किया 1953 में, ताकि वो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण कर सके। 56 दिन के बाद जब उन्होंने कुछ नहीं खाया था तो उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से हंगामा और भी ज़्यादा होने लगा, और मजबूरन सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य जो कि आंध्र प्रदेश था उसको अलग करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर 1953 में अलग किया गया। ठीक है, तो इनका नाम बताइएगा जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी, मैं वो उनका नाम जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आंसर कीजिएगा। 5 मोर वेटलैंड जो है वो बेसिकली रामसर साइट में ऐड हो गए, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो वेटलैंड अभी तो बहुत बार हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी है, आर्द्रभूमि के बारे में। तो ये बेसिकली रामसर साइट में इसको ऐड किया गया 5, जो बेसिकली कर्नाटका से 3 है और 2 बेसिकली तमिलनाडु से। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड किया गया था।
तो तमिलनाडु से कराईवट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गोट सोलर रिजर्व 1 यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से कंट्री में टोटल अगर हम लोग बात करें तो वाटर लॉक्ड इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जल जमाव वाले पारिस्थितिकी तंत्र की कुल संख्या कितनी हो गई? तो कुल संख्या 80 हो गई है। ठीक है। एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव यहाँ पे इस मान्यता की सराहना देते हैं। उसी को लेकर अच्छा, यहाँ पे रामसर साइट को लेकर के हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए मुझे बताइएगा कितने रामसर साइट हैं आज के डेट में भारत में। ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताइएगा, देख रहे हैं कितना क्वेश्चंस मैंने दे दिए कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, वो मुझे बताइएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये सारे रामसर साइट मैंने आपको दिखा दिए, तो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला न्यूज़ पंजाब से है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके द्वारा सड़क सुरक्षा योजना स्टार्ट किया गया। सड़क सुरक्षा बल ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है, जो बेसिकली प्लान है ताकि जो सड़क में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको कम किया जा सके। ठीक है। तो इस योजना को यहाँ पे लॉन्च किया गया। हाईटेक व्हीकल्स यहाँ पे बेसिकली फ्लैग्ड ऑफ किए गए थे भगवत मान जी के द्वारा, यहाँ पे हरी झंडी दिखाई। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो गगनजीत सिंह कर रहे थे, जो कि AIG ट्रैफिक हेड है, वो बेसिकली लीड कर रहे थे 1200 पुलिस जवान के साथ। व्हीकल्स को यहाँ पे स्पेशल टूल के साथ इक्विप किया गया, जहाँ पे जो भी बेसिकली ड्रंक करके ड्राइव कर रहा हो तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, या ओवर स्पीड कर रहा हो तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी बेसिकली राज्य का कोई भी पर्सन अगर कोई किसी को कंप्लेंट करना हो तो 112 पे कॉल करके कंप्लेंट कर सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में। ठीक है। तो ये बेसिकली सड़क सुरक्षा जो बल है, ये इसकी शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा की गई है ताकि सड़क से जो दुर्घटना हो रही है उसको कम किया जा सके। ठीक है। पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब बेसिकली पाकिस्तान के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर यहाँ पे टच कर रहा है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे पठानकोट होगी, गुरदासपुर, अमृतसर, ये सारे जो हैं ये बेसिकली बॉर्डर टच कर रहे हैं। ठीक है। हम लोगों ने 2 दिन पहले मैंने 1-2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे एक कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर बेसिकली उसका नाम पूछा था मैंने। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं दिया मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता उसका नाम है करतारपुर कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बेसिकली इंडिया को, ये पूरे विश्व भर में ये इकलौता ऐसा कॉरिडोर है जिससे आप इंडिया से पाकिस्तान जाइएगा तो आपका पासपोर्ट पे पाकिस्तान का स्टैंप नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आप अगर सपोज़ कीजिए आज गए वहाँ पे, तो वहाँ से आपको रिटर्न उसी दिन 4 बजे 5 बजे वहाँ से रिटर्न करा दिया जाता है। ये वहाँ पे एक मतलब वहाँ का पॉलिसी है। ठीक है। आप पाकिस्तान की ज़मीन पे पैर रखिएगा, वहाँ दिन भर रहिएगा और फिर शाम में रिटर्न वो करा देते हैं। यहाँ क्यों जाते हैं? रोज़ 5,000 लोग जाते हैं भारत से, ये ध्यान रख सकते हैं। तो वो लोग वहाँ क्यों जाते हैं वो मुझे बताइएगा। क्या चीज़ देखने जाते हैं, क्या चीज़ यहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ क्यों जाते हैं वो मुझे बताइएगा। थोड़ा सा पढ़िए, बहुत बार मैंने इस चीज़ को बता रखा है आप लोग को, पहले जब मैं आपको गाइड करता था तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर किया हुआ है। अमृतसर यहाँ का शहर आप देख सकते हैं, जो कि 1570 में सिख गुरु रामदास के द्वारा बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी। हर मंदिर यहाँ पे बहुत ही फेमस स्थल है जिसको अंग्रेजी में गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। नेक्टर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्टर पूल से बहुत ही पिलग्रिमेज साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दुर्गियाना टेम्पल देख सकते हैं। तो ये सारे बहुत ही फेमस स्थल है जो कि आपको यहाँ पे अमृतसर में देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ कैपिटल हो गया, चंडीगढ़ इसका कैपिटल हो गया। और इसके मुख्यमंत्री भगवत मान है। गवर्नर हो गया बनवाली लाल पुरोहित। स्टेट बोर्ड की बात करें तो गोसॉक है और डिस्ट्रिक्ट टोटल 23 है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, पंजाब को लेकर के ये आपका न्यूज़ था। ठीक है। यहाँ पे बिग कैट्स की बात कही जा रही, यानी स्नो ल्यूपर्ड की बात कही जा रही। कहाँ कहाँ पे किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो 9 यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में 51, उत्तराखंड में 124, 477 लद्दाख में, 21 सिक्किम में, 36 अरुणाचल प्रदेश में, टोटल 241 यहाँ पे यूनिक स्नो लेपर्ड देख सकते हैं, फोटोग्राफ किया गया। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आप देख सकते हैं, तो उसके मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया स्नो लेपर्ड का, कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने स्नो लेपर्ड की जनसंख्या है। हिम तेंदुओं के बारे में स्टेटस यानी आंकड़ा जानने की बात यहाँ पे कही जा रही है। टोटल 241 यूनिक स्नो लेपर्ड यहाँ पे देखे गए हैं, तस्वीरें खींची गई हैं। पॉपुलेशन बात करें डिफरेंट स्टेट्स की तो वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं।
कहाँ पे, बस आपको क्या याद रखना है ना, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ये बेसिकली लद्दाख में देखने को मिलेगा। टोटल यूनिक कितने स्नो लेपर्ड है, 241 है, और ये बेसिकली स्टेट एनिमल भी है। लद्दाख की मैं बात करूँ तो स्टेट एनिमल भी देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी किया गया स्नो लेपर्ड की। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें सभी को, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी लग रहा हो कि हाँ इतने सारे डिटेल में अगर क्वेश्चन, पॉलिटी का भी एक तरह से आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने पॉलिटी से ही पूछे हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से मुझे क्वेश्चन ध्यान में आएंगे वो मैं पूछता हुआ चलूँगा, इसी बहाने आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलिए हर एक टॉपिक को, जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस रात में होता है, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, वो क्वेश्चन आप लोग करके देते हैं तो अच्छा लगता है चीज़ों को, उसमें और ज़्यादा लोग जुड़े। अभी बहुत कम लोग आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़े। बहुत से लोगों को ये वाला करंट अफेयर बहुत अच्छा लगता है, रात वाला उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस। ये करंट अफेयर आपका जनरल करंट अफेयर है, जहाँ पे आपको हर लेवल की चीज़ें और नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। स्टेट्स के बारे में जानने को मिल रहा है, मैप्स के थ्रू आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं, पूरा ओवरव्यू आपको, पूरा करंट अफेयर जो पूरा न्यूज़ रहता है वो सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो हम लोग रात वाले में कवर करते हैं, जिससे आंसर राइटिंग में क्वेश्चन पूछे के चांसेस के ज़्यादा है। तो समझिए दोनों, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक करंट अफेयर कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, दोनों का रोल अपना अलग है। वो डिटेल में कवर करते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का वो लगता होगा, इसमें आपको मैप वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको ये वाला करंट अफेयर लगता ही होगा। तो दोनों की अगली अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा सिंसियरली वे में, एक्टिवली वे में करंट अफेयर कीजिए, ताकि आपका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चले। ठीक है, अगला यहाँ पे न्यूज़ है, एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं LNG का बिटवीन, यहाँ पे गेल कंपनी के द्वारा ये बेसिकली 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है UAE के साथ। ठीक है, 10 साल का। अब यहाँ पे गेल जो है वो किसके साथ साइन किया है, तो एक एडनॉक गैस है, इसके साथ यहाँ पे 0.5 मिलियन टन का LNG यहाँ पे साइन किया है 10 साल का, जो 2026 से स्टार्ट होगा। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया 2026 से स्टार्ट होगा। और दूसरा जो है विटोल कंपनी के साथ इन्होंने साइन किया है 1 मिलियन टन LNG का हर साल, जो कि 10 साल तक ये बेसिकली ये डील है, जो कि 2026 से स्टार्ट होगा। तो ये दो कंपनी के साथ बेसिकली गेल कंपनी जो है वो ये बेसिकली सिक्योर यहाँ पे डील की है UAE कंपनी के साथ अगले 10 साल के लिए, जो कि 2026 से स्टार्ट होगा LNG को लेकर के। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो UAE के बारे में पहले देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं मैप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैप देखने को मिलेगा, ओमान के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ बाउंड्री टच कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अबू धाबी यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ ओमान की खाड़ी है, ऊपर आकर के ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ये रास्ता जो बेसिकली है, फिर ये पर्शियन गल्फ में यहाँ पे आकर के मिल जाता है, और ये अबू धाबी हो गया, इधर कतर हो गया, ईरान हो गया, तो ये सारी जगह आप देख सकते हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट का पार्ट है, इसका कैपिटल जो है, कैपिटल अबू धाबी हो गया, दिरहम यहाँ पे करेंसी हो गया। तो ये 93 लाख पॉपुलेशन हो गई। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए, और प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद बिन जयद अल नहयान यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये सारे पूरा डिटेल हो गया UAE को लेकर के, तो थोड़ा सा इसको नोट करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे इलोन मस्क के द्वारा देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे इनके द्वारा रिसर्च किया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक चीज़ें इनके द्वारा की गई है। इन्होंने न्यूरा लिंक बेसिकली इसको क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, कहाँ पे, ह्यूमन ब्रेन में। ये क्यों किया गया, ये ब्रेन चिप को यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने इम्प्लांट कर दिया न्यूरोलिंक ने पहली बार, और ये ऐतिहासिक उपलब्धि आपको देखने को मिलेगा। ब्रेन चिप स्टार्टअप को लेकर के बात की जा रही है, ये इसको सक्सेसफुल, सबसे पहली बात है सक्सेसफुली वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, तो ये सफलतापूर्वक यहाँ पे अपना उपकरण को प्रत्यारोपित किया है, यानी इम्प्लांट कर दिया। तो न्यूरालिंक जो है मिशन जो है वो मस्तिष्क कंप्यूटर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेस को लेकर के, ये रोगियों को बेसिकली क्या है, देखिए जो भी लोग बेसिकली पैरालिसिस से या जो भी न्यूरॉन से रिलेटेड बीमारी है उससे सफ़र कर रहे हैं, तो उन पेशेंट को ये हेल्प करता है ठीक होने में, रिकवर होने में, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। देख सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गई है कि यहाँ पे न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है आज के डेट में आप देख सकते हैं कैंसर जैसी बीमारी जो है वो ठीक हो सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं
सोनाली बिंद्रे आप देख सकते हैं, युवराज सिंह महान बेस्ट बैट्समैन आप कह सकते हैं, ये लोग भी कैंसर से पीड़ित थे और आज के डेट में आप इनको देख सकते हैं ये रिकवर हो सकते हैं। तो कैंसर जैसे बीमारी से आज के डेट में इलाज होना इस लेवल पर हमारा साइंस आगे बढ़ गया है कि लोग उनसे रिकवर हो जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारी बीमारी जैसे पैरालिसिस हो गई, फिर न्यूरॉन से रिलेटेड जो पार्किंसन डिजीज़ हो गए या अल्जाइमर हो गए, इन सब बीमारी का भी इलाज जो है वो ये क्या करेगा, इस इलाज करने में ये आपका मदद करेगा, ये न्यूरल लिंक। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसी चीज़ को लेकर के बड़ी बड़ी बीमारी को सही करने के लिए ये न्यूरल लिंक जो है वो बेसिकली हेल्प करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। एलॉन मस्क से रिलेटेड इनको जानते हैं कितने लोग? देखिए नाम तो बहुत से लोग सुना है, लेकिन बहुत से लोग इनके बारे में जानते नहीं होंगे। मुझे बताइएगा ये है कौन एलॉन मस्क? मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। यही है एलॉन मस्क, बहुत बड़े सपने हैं इनके, कभी बताऊंगा इनके बारे में भी। ठीक है, बताइएगा ये कौन है, कितने जो जानते हैं इनके बारे में बताइएगा, क्या क्या जानते हैं इनके बारे में, जानना चाहता हूँ। इनका मिशन अगर बता सकते हैं आगे का तो वो भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये सोच रहे हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। आई होप आपको ये पूरा करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को करंट अफेयर? ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइटली नहीं लेना है। आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। अगले 6 महीना में अगर मैं बीपीएससी की बात करूँ तो 6 महीना का बस समय है, जेपीएससी अगले महीना है। तो देख सकते हैं करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। किसी भी तरह का कोई भी सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेल आईडी यहाँ पे ऊपर में। ग्रुप में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, देखिए आंसर राइटिंग के लिए मैं यहाँ पे ग्रुप पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो क्वेश्चंस को आप उसको कीजिए, लिमिटेड समय में कीजिए। जो लोग एमएनसी आंसर राइटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं वो ग्रुप में शामिल होएं, या मुझे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको हर एक सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ऊपर में आपको अभी आर्टिकल्स का आपको आ रहा होगा, तो जिन लोगों ने आर्टिकल का प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो जा कर के देख लीजिएगा। हर एक आर्टिकल को बताया मैंने, रोज़ डेली बेसिस में एक एक वीडियो और उसमें ऐड होते हुए चलेंगे। तो बताइएगा वो आपको कैसा लगा। उस तरह का और किसी भी टाइप का सीरीज़ चाहिए आपको तो वो भी बताइएगा, उस तरह के सीरीज़ भी मैं लेकर के आऊँगा। लेकिन उस पर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको वो सीरीज़ कैसा लग रहा है और वो उस तरह के और कौन कौन से सीरीज़ आपको चाहिए जिससे आपका स्टडी जो है वो और इम्प्रूव हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच पाए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।